गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए, आज हम लोग सीटेट का जो है सीटेट 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए दोस्तों ये यूथ कंपटीशन का बुक है, जो कि आपको इसमें सारा प्रीवियस ईयर दिया हुआ और 2023 में जो ऑनलाइन क्वेश्चन हुआ था दोस्तों, हम उसका अपने चैनल पर डिस्कशन करवाते हैं दोस्तों। पर डे के हिसाब से एक सेट हम करवाते हैं। इससे पहले दोस्तों 3-4 सेट करवा चुके हैं और ये मेरा अगला सेट है 28 जनवरी 2023 का। देखिए दोस्तों, जो मैथमेटिक्स एंड साइंस के विद्यार्थी होंगे 6 to 8 वाले पेपर सेकंड के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों। वैसे देखिए, पेपर फर्स्ट में भी इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों पेपर फर्स्ट इसमें जो सी डी पी तो दोनों पेपर में पूछा जाता है, और इसका लैंग्वेज जो हम करवाने वाले हैं हिंदी, वह भी आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, सी जो 30 मार्क का पूछा जाता है, इसमें पहले सी कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें देखिए विकास की प्रक्रिया के इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यही सही है हमारा। इसमें दिया गया है 4 में क्या है, 2 और 4 दोस्तों सही है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। और 4 में दोस्तों इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। तो 2 और 4 नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। एक देखिए, यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है, गलत है दोस्तों। और 3 नंबर है कि इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, गलत है दोस्तों। 2 और 4 सही होगा। देखिए, आप लोग अगर इसका व्याख्या देखना चाहते हैं डिटेल्स में, तो डिटेल्स भी आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग ये देखिए एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है दोस्तों। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय से होती है। वृद्धि की तुलना में विकास अधिक व्यापक है। इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है दोस्तों। अब 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है दोस्तों। विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है दोस्तों। देखिए ऑप्शन इसका ए नंबर सही हो दोस्तों। इसका है आपको कि वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर है दोस्तों। यही सही आंसर होगा इसका। देखिए ए नंबर ऑप्शन सही है। वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर है, वह विकास की संवेदनशील अवधि कहलाती है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण होगा दोस्तों, क्या दृष्टिकोण रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ए में बोल रहा है, बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 4 नंबर, स्कूलों की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है। स्कूलों की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सही है। देखिए, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था। देखिए दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये इसका व्याख्या पढ़ना है या ऑप्शन देखना है, तो वीडियो को रोक के आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्कूल के बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है दोस्तों, तो देखिए द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है दोस्तों। और पहला कौन सा है, परिवार है। 5 नंबर में सक्रियाओं पर सक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा दोस्तों। अमूर्त संक्रियात्मक में संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल चरण विकसित होते हैं दोस्तों। अगला है 6 नंबर में दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों, तो देखिए बी नंबर ऑप्शन सही है, सक्रिय अन्वेषण द्वारा बच्चे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर में, निम्न में से पार उदाहरण कौन सा है, मतलब स्केप फोल्डिंग का उदाहरण कौन सा है दोस्तों इसमें, कि डी नंबर सही है, आधा हल क्या हुआ उदाहरण देना, इसे पार का उदाहरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेव वैगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। लेव वैगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। यह सही होगा दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक दोस्तों, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों
के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने का अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा डैश को बढ़ावा देना चाहती है दोस्तों? देखिए एयर नंबर सही होगा, प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा दोस्तों, प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। और तर्क है इसका दोस्तों, बुद्धिलब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन ये सही होगा दोस्तों, मतलब कि डी नंबर ऑप्शन, मतलब कि डी नंबर ऑप्शन का सही होगा, मतलब ए और आर दोनों गलत है। देखिए बुद्धि उपलब्धि एक बच्चे की समस्या को तर्क करने और हल करने की क्षमता का मापन है। आईक्यू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्या समाधान और शैक्षिक प्रदर्शन के साथ सहसंबद्ध है। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात दिखाई देता है। बुद्धिलब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि होती है दोस्तों? उसके पास स्थानिक बुद्धि होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कथन एवं तर्क है दोस्तों, शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी से हतोत्साहित करना चाहिए। और तर्क है इसका दोस्तों, लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। दोस्तों ये गलत है, दोनों ऑप्शन इसका गलत होना चाहिए दोस्तों, देखिए दोनों गलत है। उसके बाद 13 नंबर ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो दोस्तों, इसका पृथक्करण व नामीकरण बाधक है। 14 में है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों? देखिए मूल्यांकन बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 15 नंबर है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास दोस्तों एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है, यही सही होगा दोस्तों। उसके बाद 16 नंबर है, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है दोस्तों? तो ये विभेदित निर्देश से बढ़ावा मिलता है, विभेदित निर्देश से बढ़ावा मिलता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर में है, अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए? देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। 18 नंबर में है, नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि मौ को नौ पढ़ती है, यह किसका विशिष्ट लक्षण है दोस्तों? देखिए ये पठन विकल्प का विशिष्ट लक्षण है, मतलब डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। 19 नंबर है दोस्तों, प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है दोस्तों? किसकी विशेषता है? तो दोस्तों इसका रचनात्मकता, रचनात्मकता का विशेषता है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए दोस्तों? शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो देखिए इसका डी में ऑप्शन सही है दोस्तों, स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब, स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है दोस्तों? तो रटकर स्मरण, रटकर स्मरण बढ़ावा नहीं दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए, शिक्षकों को चाहिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें, वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें, यही सही होगा दोस्तों। 23 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है दोस्तों?
तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा। छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना यह सही नहीं है दोस्तों। देखिए रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं दोस्तों कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। और तर्क है इसका दोस्तों, बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। देखिए दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, दोनों सही है और दोनों का सही व्याख्या करता है। और दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों न करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है दोस्तों, किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है, ये कर रही है बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, बी नंबर में है, ये प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य तय कर रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है दोस्तों। तो खुशी सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 27 में, मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है दोस्तों, किस पर कर रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, प्रयास की कमी दोस्तों। और 28 में क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं, क्या कहलाती है दोस्तों। स्वनियमन कहलाती है, सेल्फ रेगुलेशन स्वनियमन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर, एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। तर्क होगा इसका, बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा दोस्तों, मतलब दोनों गलत है, दोनों गलत होगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर में, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली क्या है दोस्तों, क्या है। तो ये नंबर ऑप्शन सही हुआ इसका, अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन का क्रियान्वयन दोस्तों, यही इसका सही होगा। शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली है, अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प का क्रियान्वयन। और दोस्तों अब मैथ के CTP में हम लोग आते हैं, मैथ तो बनाने वाला टॉपिक है, तो ये तो बुक कॉपी बना सकते हैं दोस्तों। देखिए मैथ के CTP में है दोस्तों, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है इसमें, आसन्न कोण कभी भी डैश नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते दोस्तों, दो संपूरक कोणों से बने नहीं हो सकते दोस्तों। देखिए दो आसन्न कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण संपूरक होते हैं तथा आसन्न कोण पूरक भी हो सकते हैं, लेकिन दो आसन्न कोण कभी भी दो संपूरक कोण से बने नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणित कक्षा में ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए बच्चों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए उसमें कमजोर होते हैं तथा उन्हें सहयोग समर्थन से सीखने की अत्यधिक आवश्यकता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में 35 टाइलें दी और विद्यार्थियों को उन टाइलों से आयत बनाने के लिए कहा। विद्यार्थियों ने दो संभावित व्यवस्थाएं 7x5 और 5x7 बनाई। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है दोस्तों, आयताकार प्रारूपों मॉडलों की सहायता से गुणनखंड के विचार का निर्माण करना। क्या है दोस्तों, देखिए ऑप्शन इसका बोल रहा है आयताकार प्रारूपों मॉडलों की सहायता से गुणनखंड के विचार का निर्माण करना दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका 54 नंबर। किस प्रकार की गणितीय उपपत्ति में स्वयं सिद्धि और तर्क का प्रयोग किसी भी कंजक्चर को प्रमाणित या अप्रमाणित करने में किया जाता है दोस्तों? निगमन द्वारा प्रमाण, निगमन द्वारा प्रमाण को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55 में 8वीं कक्षा में समान पदों वाली दो द्विपद बीजीय व्यंजकों के गुणन के शिक्षक के लिए एक नवीन प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा दोस्तों। नवीन प्रक्रिया में सी नंबर कि एक आयत जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई प्रत्येक बीजीय व्यंजक को दर्शा रही है कि क्षेत्रफल की अवधारणा का उपयोग करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 56 में संख्याओं पर आधारित पहेलियों के निम्नलिखित में से क्या लाभ है दोस्तों? देखिए यह गणित को आनंददायी बनाने में मदद करती है, यह गणित को आनंददायी बनाने में मदद करती है दोस्तों। संख्याओं पर आधारित पहेलियों के निम्नलिखित में से क्या लाभ है दोस्तों? यह गणित को आनंददायी बनाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका 1 नंबर सही है और 2 नंबर भी सही है दोस्तों। इसका यह गणित को आनंददायी बनाने में मदद करती है और यह विद्यार्थियों में गणित के भय दुश्चिंता को दूर करने में मदद करती है। 57 नंबर क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी गणित की एक प्रभावी आकलन युक्ति नहीं है दोस्तों? आकलन युक्ति नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए नहीं होगा। बोल केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित टेस्ट देना क्योंकि उनका आकलन आसान होता है, यह गलत है दोस्तों। निगेटिव है 58 नंबर में है दोस्तों। गणितीय निर्देशन मॉडलिंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? देखिए वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी दैनिक जीवन पर आधारित समस्याओं प्रश्नों को हल करने के लिए गणित के अमूर्त विचारों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थियों में गणित के प्रति भय एवं चिंता के सबसे संभावित कारण हो सकते हैं दोस्तों? तो शिक्षक की शिक्षण प्रणाली और आकलन की विधियां और गणितीय अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति दोस्तों। ये 3 और 4 ये तीनों सही है दोस्तों। देखिए 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। विभिन्न शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपयोग, ये गलत होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है और मैथ का अंतिम सीटीपी है। निम्नलिखित में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है दोस्तों? ये 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखना, ये बंद सिरे वाला प्रश्न है। बंद सिरे वाले प्रश्न वे होते हैं जिनका एक ही उत्तर होता है या उत्तर खोजने का केवल एक ही तरीका होता है दोस्तों। यहाँ अपसारी चिंतन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसमें वैकल्पिक रूप से एक प्रश्न संकेत प्रदान करते हैं और उत्तरदाताओं को संभावित प्रतिक्रियाओं की सूची में से चुनने के लिए कहते हैं। उदाहरण के लिए 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। अब देखिए दोस्तों हम लोग साइंस के सीडीपी में आते हैं और साइंस का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में दोस्तों पाया जाता है। जीवाणु का पौधे संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? सहजीवी संबंध कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62 नंबर में, प्राणी जहाँ रहते हैं वहाँ जीवित रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। स्तंभ फर्स्ट में प्राणियों की सूची एवं स्तंभ 2 में प्राणियों के अनुकूलन की सूची दी गई है दोस्तों। इसमें आपको मिलान करना है। देखिए दोस्तों एक में ध्रुवीय भालू कहाँ पाया जाता है दोस्तों? देखिए ध्रुवीय भालू का क्या होता है? देखिए लंबे गोलाकार नुकीले पंजे होते हैं। उसके बाद देखिए लाल आंखों का मेढक, ये पाद पर चिपकती हुई गद्दी इसकी पहचान है दोस्तों। और शेर देखिए संवेदनशील श्रवण वाले होते हैं। और हाथी रूपांतरित दांत होते हैं हाथी के दोस्तों। ये देख लीजिए आप लोग 63 नंबर है। निम्न में से कौन एक एकलिंगी पुष्प का उदाहरण दोस्तों? तो पपीता एकलिंगी पुष्प का उदाहरण दोस्तों। पपीता एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प भी ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर में से केवल एक ही भाग होता है।
पपीते के फूलों में या तो नर प्रजनन भाग पुंकेसर या मादा प्रजनन भाग मंडप होता है। नर प्रजनन अंग को पुमंग कहा जाता है और मादा प्रजनन अंग को दोस्तों जयांग कहा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता दोस्तों? तो सूर्यमुखी को वायु द्वारा छितराया नहीं जाता और सबको छितराया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा हूँ, सूर्यमुखी का बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता। सूर्यमुखी के बीज स्थानीय रूप से पक्षियों और छोटे स्तनधारियों द्वारा फैलाए जाते हैं। सूर्यमुखी के बीज में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण उन्हें सुपर फूड माना जाता है दोस्तों। और 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव कंठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य है और कौन से असत्य है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अभिकथन पहला जो है S1, कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकर होती है। और 2 में है दोस्तों, कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व उपस्थित होता है। और तीसरा में दोस्तों, वायु एवं भोजन कंठ में ही रास्ता साझा करता है। और 4 नंबर है दोस्तों, कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आ जाती है दोस्तों। S1, S2 और S4 ये सही है, S3 गलत है दोस्तों। S3 है, वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करते, गलत है दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह आलेख मानवों में रुधिर के प्रवाह का सही क्रम दर्शा रहा है दोस्तों? देखिए, पहला ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों, फुफ्फुस, तब फुफ्फुस शिरा में जाता है मानस रोग, तब हृदय में जाता है। फुफ्फुस से फुफ्फुस शिरा, तब हृदय, और तब फिर धमनी, हृदय से फिर धमनी में जाता है, धमनी से शरीर में, शरीर से शिराएं, और तब फिर हृदय, तब फुफ्फुस धमनी, और तब फुफ्फुस में जाता है दोस्तों। ये इसका क्रम है। देखिए दोस्तों, उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रकार से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है दोस्तों? उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि देखिए, मानवों में ध्वनि कंपन ए पैदा करता है। ए कंपन को बी में भेजता है, वहाँ से संकेत सी पर जाता है, ABC क्रम से। क्या है दोस्तों? कर्णपटल, अंतरकर्ण और मस्तिष्क। 69 नंबर क्वेश्चन है, पोषक तत्व और अभाव विकार है दोस्तों। देखिए, बोल रहा है इसमें मिलान करना है दोस्तों। देखिए, 1 का 4 होगा दोस्तों। और लोहा आयरन किसके कारण कमी से होता है? लोहा आयरन की कमी से क्या होता है दोस्तों? अल्पतता, एनीमिया की कमी होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए, विटामिन B1 से क्या होता है दोस्तों? B1 से देखिए बेरी रोग होता है दोस्तों, बेरी रोग होता है। और विटामिन C से क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी होता है। और आयोडीन से क्या होता है दोस्तों? घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रेशम के उत्पादन से जुड़ा है दोस्तों? तो रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि, यही रेशम पालन से जुड़ा हुआ है। 71 में है, संजना ने मृदा की अंतःस्रवण दर ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पाया कि मृदा के नमूने में 400 मिली जल के अंतःस्रवण को 20 मिनट लगे हैं। अंतःस्रवण दर क्या होगी दोस्तों? देखिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, 20 मिली पर मिनट होगा दोस्तों। देखिए, सबसे नमूने के जल की मात्रा 400 मिली ले लिया, और श्रवण का समय जो है 20 मिनट लगता है। तो अंतःस्रवण की दर का फॉर्मूला होता है जल की मात्रा बटे अंतःस्रवण का समय, 400 बटे 20 बराबर 20 मिली पर मिनट होता है दोस्तों। 72 में है, निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, क्रिस्टलीकरण उदाहरण नहीं है। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 73 में, अभिकथन और कारण है दोस्तों। अभिकथन है, सोडियम ग्लिसरीन में भंडारित किया जाता है दोस्तों, ये गलत है। और बी है दोस्तों, अब मतलब कारण है, सोडियम ऑक्सीजन और जल से तीव्रता से अभिक्रिया करता है दोस्तों, यही ऑप्शन सही है दोस्तों। 74 में है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो इसमें गलत हम लोग को ढूंढना है दोस्तों। तो देखिए, सी और डी गलत है। निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय अथवा क्षारीय होती है, गलत है। डी है दोस्तों, अभिक्रिया में ऊष्मा सर्वदा अवशोषित होती है, यह भी गलत है। ए भी सत्य है दोस्तों। ए में देखिए क्या बोल रहा है, यह एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया है। बी में दोस्तों, इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर, बोल रहा है जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस ए बनती है। ए को जल में घुलने पर बी बनता है।
तो बी सी लिटमस को डी कर देता है। तो ABCD क्रम में से क्या है दोस्तों, देखिए ए हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, बी हो गया सल्फ्यूरस अम्ल, और सी हो गया नीला, और डी हो गया लाल। देखिए दोस्तों, जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब एक गैस सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। सल्फ्यूरस अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु के दूरी समय आलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है दोस्तों। तो देखिए, यह एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विभिन्न घर्षण बलों को घर्षण के बढ़ते क्रम में दर्शाता है दोस्तों। देखिए, लोटनी घर्षण, लोटनी सर्पण और स्थैतिक, ये घर्षण के बढ़ते क्रम में दर्शाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 78 में, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर है और उनके मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है। उनके बीच में रखे गए एक सिक्के के कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों। इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट दोस्तों, अनंत। 79 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के यंत्रों को ऊर्जा क्षमता के सही वृद्धि क्रम में दर्शाता है दोस्तों। देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एलईडी। एलईडी में देखिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत होगा, मतलब कि क्या बोलता है, सही वृद्धि क्रम में दर्शाता है एलईडी। मतलब सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे कम दोस्तों तापदीप्त बल्ब में लगेगा, उसके बाद ट्यूबलाइट में, तब CFL में, तब एलईडी में। प्रकाश यंत्रों का ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का सही क्रम है दोस्तों, वृद्धि जो होता है देखिए दोस्तों, तापदीप्त, इससे ज़्यादा ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट से CFL, CFL से एलईडी। 80 नंबर में है, निम्नलिखित कथनों और को पढ़िए। इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, सी सही होगा। एक सिद्धांत है और दो अवलोकन है। क्या बोल रहा है, धातुएं विद्युत का चालन करती है, और दूसरा है अवलोकन, ऋण आवेश धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 81 में, बोल रहा है चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं, चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं। और 81 में बी में, यह सिक्का चुंबक से आकर्षित नहीं होता। ए बोल रहा है चुंबक लोहे को आकर्षित करते हैं, और बी बोल रहा है यह सिक्का चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तो ये तथ्य सही है और बी अवलोकन है दोस्तों। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, जबकि बी यह सिक्का चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है दोस्तों। वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो 1 नंबर देखिए, हमारे चारों ओर की वायु हम पर बहुत कम दाब डालती है। उसके बाद 3 नंबर में दोस्तों, गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है दोस्तों। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, जैसे ही गर्म वायु ऊपर उठती है उस स्थान का वायु दाब बढ़ जाता है। तो 1, 3, 4 सही है दोस्तों। देखिए, हमारे चारों ओर की वायु हम पर बहुत कम दबाव डालती है। उसके बाद 3 नंबर में है, गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु धरती की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। 4 में है, जैसे गर्म वायु ऊपर उठती है उस स्थान वायु दाब बढ़ जाता है। 2 नंबर गलत है। देखिए, वायु गर्म करने पर संकुचित हो जाती है और ठंडा करने पर विस्तृत हो जाती है, गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 83 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति के विषय में गलत है। तो विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है, यह गलत है दोस्तों। बाद बाकी सही है। विज्ञान के नियम अस्थायी और शाश्वत सत्य है। सी में है, विज्ञान ज्ञान परिवर्तनशील और प्रसारशील संग्रह है। डी है, विज्ञान की कोई एक विधि नहीं है। 84 में दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की संकल्पना को नहीं दर्शा रहा है। तो यह ज्ञान का एक संग्रह है, यह नहीं दर्शा रहा है दोस्तों। बाद बाकी दर्शा रहा है, यह जांच करने की प्रक्रिया की एक समझ है। यह चिंतन करने के विभिन्न मार्गों का विकास करता है। डी में है, यह विचार की विधि के चरणों की एक समझ है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 85 में, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। देखिए दोस्तों, इसे शिक्षार्थी को ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करने में सक्षम बनाना चाहिए।
यही इसका उद्देश्य नहीं, बाद बाकी इसका उद्देश्य है। 86 में दोस्तों, पोर्टफोलियो को एक विकल्प आकलन योजना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पोर्टफोलियो को एक विकल्प आकलन योजना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए सही होगा। यह समय के साथ एकल किए गए सभी विद्यार्थियों के सभी कार्य पत्रकों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 87 में, सिद्धांत एवं नियम वैज्ञानिक ज्ञान को निरूपित करते हैं। और कथन है दोस्तों, सत्यापन के पश्चात नियम सिद्धांत बन जाते हैं। यह भी दोस्तों सही है दोनों। 88 में दोस्तों, अनुसंधान दर्शाते हैं कि शिक्षकों को एक प्रश्न पूछने के उपरांत 5 सेकंड तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए प्रतीक्षा समय का निम्नलिखित में से क्या एक लाभ नहीं है दोस्तों? तो बी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों के प्रश्नों में कमी होना, यही लाभ नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 89 में, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रयोगों को संपादित करने में विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के कार्य को निम्नलिखित में से कौन व्याख्या नहीं करता दोस्तों? तो खुली जांच व्याख्या नहीं करता। बाद में संरचनात्मक जांच करता है, निर्देशित जांच करता है और निर्देशित जांच करता है। 90 में दोस्तों, यह शिक्षण अधिगम में एक निरंतर प्रक्रम है। कथन बी में है दोस्तों कि यह ये ज्ञात करने पर केंद्रित है कि विद्यार्थियों ने कितनी अच्छे प्रकार से निर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त किया है। दोस्तों दोनों सही होगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं हिंदी में। हिंदी का गद्यांश है, गद्यांश पे बेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद पहले देखिए, हम लोग पहले गद्यांश पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? गीजू भाई की शिक्षा पद्धति के केंद्र में निर्विवाद रूप से बालक था और उनका संपूर्ण चिंतन व आयोजन उसी के इर्द गिर्द रहा था। पर वे इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूले कि बालक के शिक्षण से पूर्व माता पिता का शिक्षण भी कम आवश्यक नहीं। शालाएं जिस नीति को लेकर शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन करती हैं, माता पिता को भी उसकी जानकारी होनी जरूरी है। साथ ही वे बालक के साथ व्यवहार में उस लीक से कहीं अलग न चले जाएं जो शालाओं ने बाल विवाह और बाल शिक्षण के निमित्त रेखांकित की है। उनके बाल शिक्षण के महत्वपूर्ण पक्ष है बालक की इच्छा, उस आनंद, उसकी आज़ादी, उसका कर्तव्य और क्रियाशीलता। गीजू भाई घर में बालक की रुचियों को महत्व देने, उस पर अपनी इच्छाएं आज्ञाएं न थोपने, उसे स्वयं काम करने देने, उसके विकास हेतु घर में विविध सृजनात्मक प्रवृत्तियां उपलब्ध कराने आदि के सुझाव देते हुए अभिभावकों से विशेष अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं कि बालक को स्वतंत्र चेता बनाने के लिए घर में खुलेपन का माहौल दें। बालक को स्वतंत्रता देने के पक्षधर गीजू भाई माता पिता को स्वतंत्रता और निरंकुशता का सूक्ष्म अंतर भी समझते हैं। देखिए दोस्तों 91 में, गीजू भाई के संपूर्ण चिंतन एवं लेखन के केंद्र में कौन है दोस्तों? तो बच्चे हैं दोस्तों। देखिए उसके बाद है 92 में, गीजू भाई के अनुसार माता पिता को किसकी जानकारी होनी जरूरी है दोस्तों? तो पाठशाला की शिक्षण नीति की जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। 93 में दोस्तों, गीजू भाई ने बालक के शिक्षण से पूर्व किसके शिक्षण को आवश्यक माना? तो बालकों के माता पिता का शिक्षण आवश्यक माना, बालकों के माता पिता का। उसके बाद 94 में है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बाल शिक्षण का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है दोस्तों? तो बच्चों की क्रियाशीलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 95 में, बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में गीजू भाई अभिभावकों को क्या सुझाव देते हैं? तो बच्चों को स्वयं काम करने देने चाहिए दोस्तों ये। और 96 में है, गद्यांश की विषय वस्तु के आधार पर कहा जा सकता है कि गीजू भाई शिक्षाविद थे। और 97 में क्रियाशीलता में प्रत्यय है दोस्त, क्या है? ता। बाल शिक्षण का समास विग्रह है, क्या है दोस्तों? बालक का शिक्षण। और 99 में है, किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनेगा? तो स्वतंत्र। और देखिए अगला है दोस्तों, अब है हम लोग का पद्यांश को पहले पढ़ना है दोस्तों। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़,
उसके बाद दोस्तों निर्भय होकर घोषित करते, जो अपने उद्गार विचार जिनकी जिह्वा पर होता, उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती आतताइयों की शमशीर। तो देखिए दोस्तों, अपनी रीढ़ सीधी रखने वाले की कौन सी विशेषता मुखरित हुई है? तो अन्याय के सामने सिर न झुकाना। 101 में दोस्तों, रीढ़ सीधी रखने से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो आत्मसम्मानी होना दोस्तों। 102 में, मैं हूँ उनके साथ पंक्ति का भाव है उन लोगों का साथ निभाना। 103 में दोस्तों, जो अत्याचार के आगे चुप नहीं रहते वह किस पंक्ति में आया है? नहीं जिन्हें चुप कर सकती आतताइयों की शमशीर। 104 में है दोस्तों, शमशीर का अर्थ है तलवार। 105 में है, न्यायोचित में संधि विच्छेद है न्याय जो उचित। 106 में है, यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ है तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए दोस्तों? तो अंतः क्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। अंतः क्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। 107 में है, ध्वनियों के आधार पर शब्द समूहों की श्रेणी को क्या कहा जाएगा? तो ध्वन्यात्मक समूहीकरण कहा जाएगा दोस्तों। 108 में है, शिक्षार्थियों के वाचन कौशल को समृद्ध करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। 109 में है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन सही नहीं है। पठन का तात्पर्य सामान्यतः पाठ्य सामग्री को डिकोड करना है। और 110 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि जीवन की वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग में अधिक सहायता नहीं करेगी? तो श्यामपट्ट से नकल करना अधिक सहायता नहीं करेगी दोस्तों, श्यामपट्ट से नकल करना। 111 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में शिक्षार्थियों की मदद कैसे कर सकती है? तो सी नंबर ऑप्शन सही है, स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर। स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर। 112 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है, हालांकि अच्छे लेखन के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन सही है, प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप पर ध्यान देना। प्रक्रिया की अनदेखी करना, केवल स्वरूप पर ध्यान देना, यही सही होगा दोस्तों। और 113 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन इसका सही होगा सी नंबर, लेखन आनंद के लिए है अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, लेखन आनंद के लिए है अतः यह पाठक निर्देशित नहीं है। 114 नंबर में है, किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप व नियमों को सीखने पर केंद्रित हो। शिक्षार्थियों को ऐसा कार्य देना जो भाषा के रूप व नियमों को सीखने पर केंद्रित हो।